मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा कोलिजन। कोलिजन मीन्स टक्कर। जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी से फिजिकली कांटेक्ट करती है बाय द मोशन, तो इसे हम बोलते हैं कोलिजन या टक्कर। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को मोशन करते हुए हिट करती है तो उसे हम बोलते हैं कोलिजन। अब ये कोलिजन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, इससे क्या होता है, वो चीज़ हमें देखनी है। हम जानते हैं कि हमारे पास रोज प्रैक्टिकल फिनोमिना में देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं। एंड आई होप आपने भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स देखे होंगे। डेली लाइफ में ये रेगुलर फिनोमिना है। अब एक्सीडेंट के बाद कभी कभी हमें कम चोट लगती है, या हम देखते हैं कि जो हमारा हम एज अ ऑब्जर्वर हम देखते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं कम चोट आती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा चोट आती है। तो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इससे क्या होता है और इसके बाद क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है। ये u1 मोशन से एक लाइन में जा रहा है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 जिसकी वेलोसिटी कितनी है u2, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मैं अगर बोलूं कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आपका m1 है और एक m2 है, ये एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो इनमें टक्कर कब होगी? अगर मान लीजिए दोनों की वेलोसिटी सेम है तो क्या कभी टक्कर होगी? नहीं होगी। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो क्या कभी टक्कर होगी? नहीं होगी। टक्कर केवल कब होगी? जब इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा हो। ठीक, तो मतलब कि कंडीशन फॉर कोलिजन शुड बी दैट द u1 शुड, अगर ये m1 है इसकी वेलोसिटी u1 है, ये m2 है इसकी वेलोसिटी u2 है, तो कंडीशन इज कि u1 शुड ग्रेटर देन u2, तभी जाके क्या होगा? कोलिजन। और कोलिजन के बाद क्या होगा? कोलिजन के बाद क्या टक्कर होने के बाद, ये जैसे आप देखें यहाँ टक्कर हुई तो क्या हुआ? क्या बॉडी एक साथ ही रहे? नहीं, टक्कर केवल एक बिल्कुल छोटा सा क्षणिक इंसिडेंट है, थोड़े से सेकंड के लिए स्ट्राइक होता है और उसके बाद वापस क्या हो जाता है? ये दोनों बॉडी अलग अलग हो जाती हैं। पहले भी अलग अलग थे, बाद में भी अलग अलग हो जाते हैं, बट इनकी वेलोसिटी अलग हो जाती है। मास तो वही रहा, पहली बॉडी का मास m1 था, मतलब पहली कार अगर m1 थी तो m1 ही रही, दूसरी कार m2 थी तो m2 ही रही। लेकिन जब वो टक्कर होती है, अगर मैं बोलूँ ये टक्कर, तो ये देखिए इसकी स्पीड कम पड़ गई, इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। जबकि स्टार्टिंग में मैंने क्या देखा था, ये देखिए, ये मान लीजिए रुकी हुई है या इसकी स्पीड कम है और इसको मैंने स्ट्राइक किया तो क्या हुआ? ये देखिए पहली वाली आगे पहुंच गई, दूसरी वाली कम हो गई। मतलब कि वेलोसिटी में अंतर आ गया, या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा बढ़ेगी या घटेगी, ये डिपेंड करता है, बट इतना तो हम जरूर देख सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन देयर इज अ डिफरेंस इन द वेलोसिटी। मतलब पहले u1 थी तो अब कितना हो गया? v1, और u2 थी तो कितना हो गया? v2। तो अब ये v1 कितना होगा? u1 से ज़्यादा होगा या कम होगा? v2 कितना होगा? u2 से ज़्यादा होगा या कम होगा? और कितना ज़्यादा या कितना कम होगा, ये हमें आज देखना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कोलिजन क्या है। तो कोलिजन के लिए क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम फिर से वही आ गया जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा था। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, टुगेदर इट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब आते हैं कंजर्वेशन लॉ। हमने अभी केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट में देखा होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, एंड दैट सेज mass of an system is always constant. It cannot be created, neither can be destroyed. मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मास को ट्रांसफर करते हैं। माय डियर, कंजर्वेशन लॉ आपको आगे भी पढ़ना है। आपने क्लास 9th में ही केमिस्ट्री में क्या पढ़ा? कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। अभी आप 9th में ही अब क्या पढ़ रहे हैं? कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, and in the next class we will study conservation law of charge. आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी, जब भी कंजर्वेशन लॉ आता है आपको एक ही बात याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर मैंने बोला कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब कि ये अलग से कुछ नहीं आता, जो पहले है वही बाद में रहेगा।
जैसे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब कि जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा। दैट इज द मीनिंग इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम सेज मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब टोटल जो सिस्टम था, एक का नहीं, टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम था कोलिजन के पहले वो कितना था, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। इसका मोमेंटम अकेला कितना था, मास इंटू वेलोसिटी, इसकी मास था m1, इसकी वेलोसिटी थी u1, तो इसका मोमेंटम अकेला कितना आया m1 u1। इसका मोमेंटम अकेला कितना आया m2 u2। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। अब टक्कर के बाद की बात करें, कोलिजन की बात की बात करें तो क्या हुआ, इसका मास क्या रहा m1 ही रहा, वेलोसिटी कितनी हो गई v1, तो मोमेंटम कितना हो गया m1 इंटू v1। यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई m2 इंटू v2। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था m1 u1 प्लस m2 u2, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना है m1 v1 प्लस m2 v2। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। माय डियर, आपको अभी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, इनमें से आपके पास m1 u1 u2 और v1 v2 में से कोई एक वैल्यू नहीं दी रहेगी और आपको बाकी वैल्यूज दी होंगी, तो आपको वो अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, ये वाली इक्वेशन लगा के, दैट इक्वेशन इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन। जो टक्कर होती है वो दो टाइप की होती है। पहली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जो नॉर्मल अभी हमने देखा कि पहले दो ऑब्जेक्ट थे, पहले की स्पीड u1, दूसरे की स्पीड u2, और u1 क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी टक्कर होगी। और टक्कर होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएं, जो हमने अभी देखा, नॉर्मल एग्जांपल देखा। इस टाइप के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इसमें क्या आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमने अभी देखा, जो लास्ट उसमें देखा। अब देखते हैं दूसरा टाइप कोलिजन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहला ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत भारी होता है इन कंपेरिजन टू दूसरे के, ठीक है ना, तो या दूसरा मतलब इन दोनों के मास में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इस केस में जब टक्कर होती है तो टक्कर होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं होते, उसको बस खींचते रगड़ते हुए चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्रेन है और एक साइकिल है, ये ट्रेन और ये साइकिल, तो क्या होगा, जब इसको ये टक्कर मारेगी, सपोज ये ट्रेन को इसको टक्कर मारेगी, तो क्या होगी, वो ऐसे इसको खचोड़ते हुए लेके चली जाएगी। मतलब कि वो दोनों बॉडी एक सी हो गई, एक साथ हो गई, मतलब दो बॉडी नहीं कहलाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, एक बॉडी कहलाएगी। तब जो कोलिजन होता है उसमें भी मोमेंटम कंजर्व होता है। तो उसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो पहले मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम कितना हो गया m1 u1, इसका मोमेंटम कितना हो गया m2 u2। बेटा हम ये कैसे निकाल रहे हैं, मोमेंटम के फॉर्मूले से। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो उसका मास कितना था m1, वेलोसिटी कितनी है u1, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा m1 u1। इसका मास कितना था m2, वेलोसिटी कितनी है u2, तो कितना लिखा m2 u2। और टोटल सिस्टम मतलब यही दोनों सिस्टम थे ना, पूरे दो ही पार्टिकल थे सिस्टम में, तो क्या आ गया प्लस। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बेटा ये दो बॉडी ना होगी, कितनी बॉडी बन गई, एक बॉडी। तो इस बॉडी का मास कितना होगा, दोनों बॉडी के सम के इक्वल होगा। तो ये कितना हो गया इसका मास, टोटल मास आ गया m1 प्लस m2, ये एक मास है। और टोटल वेलोसिटी भी कितनी हो गई, एक, दैट इज v। अब टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल मास इंटू टोटल वेलोसिटी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, m1 प्लस m2 इंटू v। ये हो गया मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सो दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये इक्वेशन लगेगी, और नॉन इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये इक्वेशन लगेगी। ठीक है, बाकी इसके एग्जांपल्स हम और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।